नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खरी खरी और मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आज हम बात करेंगे खरी खरी में इलेक्टोरल बॉन्ड की, जिस पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं और ये मुद्दा तब गरमाया जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर तुरंत ही इस पर रोक लगाने की आदेश दिया और इसके साथ में ये कहा एसबीआई से कि वो इसकी जानकारी जो है चुनाव आयोग को 6 मार्च तक मुहैया कराए। लेकिन 6 मार्च निकल गई, इसके बाद भी जो है एसबीआई ने इस जानकारी को जो है चुनाव आयोग को मुहैया नहीं कराया। आखिर क्या दबाव है एसबीआई के ऊपर जो वो ये जानकारी अभी तक चुनाव आयोग को मुहैया नहीं करा पा रहा है? और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। अमलेंदु जी, इस मुद्दे पर बात करूंगी, इससे पहले हम जान लेते हैं आखिर है क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड। जी देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है असल में ये एक योजना लेके आई थी केंद्र सरकार और उसको संसद से पास कराया गया था। और उसमें यह था कि राजनीतिक दलों को चंदा में पारदर्शिता लाई जाए और सबको एक समान अवसर मिले, इसके लिए इसको लेकर के लाया गया था। ये उसका उद्देश्य बताया गया था लाते समय। लेकिन इसको लेकर के विपक्ष से लगातार जो था ये कहता रहा था कि ये जो है चुनावी राजनीति में भ्रष्टाचार का मामला है ये, और इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा और काले धन का राजनीति में इस्तेमाल बढ़ेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो शिकायतें आई, जिस तरीके से सब सामने आया, उससे ये मालूम पड़ा कि सिर्फ एक दल भारतीय जनता पार्टी को अधिकांश चंदा जो था वो इन इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला। इसको लेकर के एडीआर एक संस्था है जो चुनावी सुधारों को लेकर के काम करती है, वो और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की नेता बृंदा करात हैं, वो मतलब कई लोग उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे इसके खिलाफ, इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ। उस पर थी सुनवाई जो हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो जो आपने बता दिया कि उस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है असल में ये लगातार जो है वो विवाद का एक विषय बना रहा, और ये विवाद ये रहा कि इससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिल रहा है। और ये आरोप लगते रहे कि भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी संस्थाएं कही जाती हैं, ईडी, सीबीआई वगैरह, ये जो है इसका दबाव डाल करके कॉरपोरेट घरानों के ऊपर वहाँ से चंदा होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए करती हैं। इस तरीके के आरोप विपक्ष लगाता रहा था। बिल्कुल। ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के सख्त आदेश दिया कि एक तो पहला आदेश था कि तुरंत इसको रोक दिया जाए कि अब आप इसको नहीं ले सकते, बंद कर दिया जाए, और जो ले चुके हैं तो 15 दिन के अंदर उसको भुना सकते हैं। 15 दिन की जो समय सीमा थी उसके अंदर वो उस पर तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। दूसरा ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एसबीआई जो है, जो जिसके माध्यम से खरीदे जाते थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स, वो इसकी सूचना 3 हफ्ते यानी कि वो 6 मार्च तक जो है वो देने के लिए देगा चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग 13 मार्च तक उसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेगा। अब ये आदेश जब आया सुप्रीम कोर्ट का तो पूरे देश की राजनीति में जबरदस्त तरीके से भूचाल मचा, और विपक्ष ने खासतौर से इसको लेकर के सवाल जो उठाए थे, और विपक्ष ने इस फैसले का स्वागत किया और ये कहा कि जो चुनाव आयोग ने भी अपने फैसले में कहा कि ये राजनीति में पारदर्शिता, मतलब चुनावी राजनीति में पारदर्शिता नहीं बल्कि ये काले धन का एक साधन एक तरीके से बन गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी कुल मिलाकर के लब्बो लबाब यही निकलता है जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। उसका विपक्ष ने बहुत जोरदार तरीके से स्वागत किया, और भारतीय जनता पार्टी इस पर जो थी वो बैकफुट पे एक तरीके से जाती हुई नजर आई। प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, उसके बाद तो प्रधानमंत्री ने वहाँ मतलब कहा जाए कि परोक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करते हुए कहा था कि अब तो ऐसा समय आ गया, मतलब कल की धाम जो है उत्तर प्रदेश में संभल में, जहाँ एक कांग्रेसी नेता थे आचार्य प्रमोद कृष्णम, वो भारतीय जनता पार्टी के बगलगीर हो गए हैं, उनके कार्यक्रम में पहुंचे थे प्रधानमंत्री। तो वहाँ उन्होंने था वो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही, मतलब उसके बाकायदा था वो बिना नाम लिए इस मसले का एक तरीके से प्रहार किया था कि मेरे गरीब हूँ और सुदामा जो है उसकी झोली में कुछ नहीं है, और अगर आज सुदामा होते तो कोई तो पहुंच जाता सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट उस पर जाकर के कोई आदेश जारी कर देता है। यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रधानमंत्री ने एक तरीके से कहा जाए वो मखौल उड़ाया, या उस पर उन्होंने एक तरीके से टिप्पणी जो थी वो गलत टिप्पणी एक तरीके से कहा जाता है वो प्रधानमंत्री ने की थी उसको लेकर के। उसी समय ये समझ में आ गया था कि ये सरकार जो है, मतलब या भारतीय जनता पार्टी जो है, वो इस मसले पे कुछ ना कुछ नया खेल कर सकती है। ऐसा विपक्ष का मानना था कि इसको बचाने की मतलब कोशिश की जा रही, चूँकि अगर वो नाम सामने आएंगे कि किन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे थे और उनके क्या क्या हित थे और उन हितों की क्या पूर्ति हुई, ये चीज़ें फिर सामने आ जाती हैं, और ये चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा बनता, चूँकि समझा जाता है कि 13 या 14 मार्च को चुनाव की घोषणा हो जाएगी। अब 6 मार्च को ये जारी होना था, मतलब उसको देना था, अपने लिस्ट देनी थी एसबीआई को कि किस किस ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं, वो उसने नहीं दिए।
इलेक्टोरल बॉन्ड्स के, और 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया एसबीआई, उसने एक हलफनामा दिया और हलफनामे में ये कहा कि चूंकि इसको हमें तैयार करने में समय लगेगा तो हमको 30 जून तक का जो है समय दिया जाए। अब विपक्ष का आरोप इस पे ये है कि 30 जून तक का आपने समय मांगा है, वो 30 जून तक का समय आपको इसलिए मांगा आपने कि आप किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बचा सकें। ये विपक्ष का आरोप है। सुप्रिया श्रीनाथ ने बाकायदा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और यही आरोप सुप्रिया श्रीनाथ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए कि भारतीय जनता पार्टी इसको जो है उसको बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके कहा कि मतलब मोदी जी ने जो है वो आखिरी अपने दांव खोल दिए हैं और ये आखिरी प्रयास जो है उनका है, मतलब ये भाजपा को बचाने का एक तरीके से आखिरी प्रयास है। राहुल गांधी ने ये कहा उस ट्वीट को लेकर के, उस पर काफ़ी ज़्यादा हुआ। अब 6 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत एसबीआई को ये सूची जो थी वो चुनाव आयोग को सौंप देनी थी। कल 6 मार्च का दिन निकल गया और वो सूची नहीं सौंपी गई चुनाव आयोग को, और 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था एसबीआई। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की उस याचिका को कोई एंटरटेन नहीं किया और उस पर कोई ना स्थगन आदेश दिया, ना किसी भी तरीके की एसबीआई को कोई राहत दी। और वो समझा जाता है कि शायद वो 11 मार्च को उसकी लिस्टिंग होगी सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई के लिए। अब ये मसला है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको कोई राहत नहीं दी, अपने आदेश पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्थगन आदेश नहीं दिया, इसका मतलब आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना था और आपको 6 मार्च की शाम तक चुनाव आयोग को यह सूची सौंप देनी थी। एसबीआई ने वो सूची चुनाव आयोग को नहीं सौंपी। इस पे जाकर के अब जो जिस संस्था एडीआर जिसने इसको दायर किया था याचिका को, उस एडीआर के वकील जो हैं प्रशांत भूषण, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने उस कहा कि भाई आपके आदेश का जो है पालन नहीं किया है एसबीआई ने, और ये एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधिकार को चुनौती है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है इस पे हमको बाकायदा मेल कीजिए, अपने जूनियर से कहिए वो हमको मेल करें और हम इस मसले को देखेंगे। प्रशांत भूषण की दलील ये थी कि चूंकि समझा जाता है कि 11 मार्च को ही एसबीआई की याचिका पे सुनवाई होगी, जो उसने अपना हलफनामा दिया है वो लिस्ट होना है, तो उसी समय इसको भी लिस्ट किया जाए और इसके साथ साथ इसकी भी सुनवाई हो। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है आप अपनों को भेजिए और हम इस पर सुनवाई करेंगे। अब ये मसला जाकर के फंसता हुआ दिख रहा है कि इसमें एसबीआई के बड़े अधिकारियों जो हैं उसमें वो अच्छे तरीके से फंस सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो था उसकी हर हाल में पालन जो था, उसका आदेश का पालन वो 6 मार्च तक किया जाना था। अगर आप ये नहीं कर पा रहे थे तो आपको समय से पहले जाना चाहिए था। आपको जब ये समझ में आ गया, आपको 4 मार्च को ये समझ में आ रहा है कि आपको इसमें समय लगेगा, 30 जून तक का आपको समय चाहिए, तो ये जिस समय आदेश आया था उस समय भी आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आप नहीं कर सकते इसको, तो आपको जाना उसी समय चला जाना चाहिए था। आप एंड टाइम पे गए हैं, इसका मतलब विपक्ष ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे है, एसबीआई के इस मूव के पीछे, और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में इस तरीके के काम हो रहे हैं। मैं समझता हूँ शायद सुप्रिया श्रीनाथ की जो 4 मार्च की अगर बाइट है वो हम लोग सुनवा सकें तो बेहतर होगा कि वो सुप्रिया श्रीनाथ किस तरीके से इसको लेकर के सवाल उठाएं कांग्रेस की तरफ से। तो ये हमारे इस मंच से कुछ सवाल है और सवाल बड़े स्पष्ट हैं और बड़े कम हैं। पहला सवाल हमारा यह है कि इस देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक, पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड बैंक एसबीआई को 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड देने के लिए 5 महीने का समय क्यों चाहिए? यह तो एक क्लिक ऑफ अ बटन पर होना चाहिए। हमारा दूसरा सवाल यह है कि एसबीआई को एकाएक जब अवधि जिस दिन देना था उसके 24 घंटे पहले एसबीआई क्यों जागा? क्या एसबीआई को 25 दिन का टाइम लग गया यह सोचने में कि उनको कितना वक्त लगेगा? और यह एक बड़ा सवाल है। एक और सवाल है और इसका मैंने उल्लेख भी किया कि 48 करोड़ अकाउंट, 66,000 करीब एटीएम, 23,000 करीब ब्रांचेस होने वाले एसबीआई को 22,000 महज अकाउंट के लिए 5 महीने चाहिए। यह कितना हास्यास्पद है। एसबीआई पर प्रेशर कौन बना रहा है? इस आर्थिक अनियमितता को, इस काले धन के गोरख धंधे को कौन पनपने दे रहा था? क्यों एसबीआई पर दबाव बनाया जा रहा है? ऐसा क्या हो जाएगा अगर चुनाव के पहले ये नाम सामने आ गए? और सवाल यह उठता है कि क्या लोगों को लोकतंत्र में यह जानने का हक नहीं है कि कौन किस पार्टी को कितना और कब चंदा दे रहा है, जिससे वो देख समझकर
वोटिंग के पहले अपना मन बना सके। ये पूरा गोरख धंधा है, अलायंस अब एसबीआई के साथ की गई है। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के हर संसाधन, हर संस्थान, हर संस्था पे कब्जा करना चाहती है। पहले सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स बने नए फ्रंटल, अब लगता है एसबीआई बन गया है। और समझना जरूरी है कि कितना भी षड्यंत्र एसबीआई और सरकार मिलकर रच ले, मोदी जी ने किससे कब कितना पैसा लिया और उसके एवज में जांच बिठाई या जांच बंद करी, उसके एवज में कौन सी नीति बनाई, इसका फैसला जनता करेगी, क्योंकि जनता सब देखती और सब समझती है। तो ये थी सुप्रिया सुनीत, जिन्होंने सीधे सीधे बताया कि क्यों आखिर एसबीआई जो है लागू नहीं कर रही, क्यों नहीं जानकारी जो है मुहैया नहीं कराई चुनाव आयोग को। और इसी पर मैं एक सवाल करना चाहूंगी अमलिंदु जी कि ये था कि एसबीआई जो है सन 2004 में ही डिजिटल हो गई थी, इसके बावजूद आज के टाइम पर जो सन 2024 चल रही है, तो उनको ये डाटा प्रोवाइड कराने में इतना समय क्यों लग रहा है? देखिए यही सवाल जो आपने सवाल किया, यही सवाल सुप्रिया सुनीत उठा रही हैं कि भाई आप जो है, आपके इतने एटीएम हैं, 68,000 से ज़्यादा आपके एटीएम हैं, कितने आपके ब्रांचेस हैं, ये सारी, मतलब एसबीआई सबसे बड़ा बैंक भारत का है, जिसकी लगभग मैं समझता हूँ कि ग्रामीण शाखाएं उसकी बहुत अधिक हैं, सब डिजिटल हैं। तो इतना अधिक डिजिटल आपके पास है और आप किसी भी बैंक का अकाउंट का आप लेना चाहें तो वो तुरंत अकाउंट पर हो सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने की शर्त ही ये थी पहली कि इसमें आपको अपना केवाईसी कराना होगा। जो भी इसको इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदेगा उसका पूरा केवाईसी, फुल केवाईसी जो है वो करना होगा। यानी फुल केवाईसी अगर उसका होगा तो वो डाटा बैंक के पास है। आपका अगर उस बैंक में खाता है तो आपका तुरंत डाटा निकल आता है, एक क्लिक में निकल आता है। बिल्कुल। आप कुछ बैंकों ने लगा दिया कि भाई आप 50 रुपया दीजिए तो आप उसको आपके खाते का डिटेल निकाल करके दे देंगे। तो इस तरीके के नियम कुछ बैंकों के हैं तो वो दे सकते हैं। अगर इस तरीके का भी अगर कोई मान लीजिए नियम है तो आप सुप्रीम कोर्ट से कहिए भाई 50 रुपया हमको दीजिए, हम 22,000 खातों का निकाल के आपको डाटा दे देंगे। तो यही सवाल उठ रहा है कि जब आप इतने ज़्यादा हाईटेक हैं और भारत के एक तरीके का है सबसे पहले आप डिजिटल बैंक हैं जो पूरी तरीके से डिजिटल है, तो ऐसे में आपको ये डाटा देने में परेशानी क्या आ रही है? जब पूरा केवाईसी हुआ है तो इसके पीछे दिक्कत क्या है? तो या तो फिर अब जो शक की सुइयां घूम रही हैं वो शक की सुई ये घूम रही है, या तो इसके पीछे कोई बड़ी ज़बरदस्त आर्थिक अनियमितता हुई है इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक तरीके से कहा जाए हमलावर है। और जो हमारा बैंक है एसबीआई वो पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट कि माई बाप हमको जो है 30 जून तक का समय दे दीजिए, हम अभी आपको ये सूचना नहीं दे सकते। वरना कोई कारण नहीं है कि बैंक के पास कोई सूचना नहीं होगी किसने ये खरीदे थे। या तो आपने, अब एक संस्था है रिपोर्टर्स कलेक्टिव करके, कुछ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अभी उनकी आज ही एक रिपोर्ट आई है और वो ये बता रहे हैं कि ये मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एसबीआई कि इतना समय चाहिए, ये बल्कि वित्त मंत्रालय के कहने पे 24 घंटे में इसने एक्शन लिए और डाटा निकाल करके दे दिए वित्त मंत्रालय को। ये उनका जो जिन्होंने किया है अपनी रिपोर्ट दी, खोजी रिपोर्ट दिया, उनका ये कहना है। बाकायदा बताया है और ये भी बताया है कि 15 करोड़ तक के इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो एक उसने खरीदे हैं, व्यक्ति ने खरीदे हैं। तो 15 करोड़ जो व्यक्ति खरीद रहा है, इसका मतलब जो है उसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी। वो किसको जा रहा है, हालांकि उसने अपने उसको छिपा लिया है रिपोर्ट में कि किसको ये गया है, क्योंकि बहुत सी गोपनीयता की चीज़ें हो सकती हैं रिपोर्ट में उन्होंने ना किया हो, लेकिन इसका मतलब उनके पास ये चीज़ें आ गई हैं उस संस्था के पास कि इस तरीके से दिया गया। वो ये कहते हैं कि 2017 या 2018 का ध्यान नहीं आ रहा, अभी रिपोर्ट देखी थी मैंने, कि कोई मसला है उसमें किसी पार्टी ने खरीदे इलेक्टोरल बॉन्ड्स और उनका समय, उसको जो 15 दिन की उसमें समय सीमा होती है, वो 15 दिन की समय सीमा निकल गई, उसमें वो उस बॉन्ड को नहीं भुना पाए। वित्त मंत्रालय के पास एसबीआई पहुंचता है और कहता है कि इसमें इस तरीके से है और हम मतलब ये खारिज हो जाएंगे। वित्त मंत्रालय ने उसको तुरंत अनुमति दे दी कि नहीं आप इसको आगे बढ़ा करके आप इसको कैश करा दीजिए। यानी कि अब समझा जा सकता है कि किस पार्टी के वो बॉन्ड रहे होंगे जिसको वित्त मंत्रालय इतनी आनंद फानंद में वित्त मंत्रालय भी आदेश दे देता है और 48 घंटे के अंदर वो बैंक जो है वहाँ पहुँच भी जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में कोई ज़बरदस्त काला है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, ये दाल काली नहीं है, बल्कि दाल में काला नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही जो है वो काली है। इसको लेकर के राहुल गांधी ने पहले एक ट्वीट किया था। ये पहले भी एक रिपोर्ट आई थी कि 30 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने ये खरीदे थे बॉन्ड्स
जी बिल्कुल, राहुल गांधी ने तो पहले ही बोल दिया था कि ये जो लेकर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने लेकर आए थे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि ये गलत है, ये सही नहीं है। और इसके बाद भी जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कह सकते रोक लगाने के लिए कहा था, तो उन्होंने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर हमला भी बोला था। मैं अपनी टीम से कहूंगी कि राहुल गांधी की वो ट्वीट जरा दिखाएं। जी, नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था, आज इस बात पर मोहर लग गई है। ये 15 फरवरी 2024 का 12:28 का राहुल गांधी का ट्वीट है, और ये ट्वीट जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने के बाद ये राहुल गांधी ने इसको ट्वीट किया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था उसको लेकर के राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री की नीतियों को लेकर के हमलावर रहे हैं, और दूसरा एक है कि नरेंद्र मोदी ने चंदे के धंधे को छिपाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सच जानना देशवासियों का हक है, तब एसबीआई क्यों चाहता है कि चुनाव से पहले यह जानकारी सार्वजनिक ना हो पाए। एक क्लिक पर निकाली जा सकने वाली जानकारी के लिए 30 जून तक का समय मांगना बताता है कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। देश की हर स्वतंत्र संस्था मोडानी परिवार बनकर उनके भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने में लगी है। चुनाव से पहले मोदी के असली चेहरे को छिपाने का यह अंतिम प्रयास है। यह राहुल गांधी का ट्वीट 4 मार्च का है, जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एसबीआई कि हमको 30 जून तक का समय दे दिया जाए। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि 30 जून तक का समय मांगना जो है ये एक तरीके से बताता है कि पूरी दाल ही काली है। उधर उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने एक और किया ट्वीट कि क्या आपको प्रधानमंत्री की चंदा दो, बेल और बिजनेस लो योजना के बारे में पता है? देश में प्रधानमंत्री वसूली भाई की तरह ईडी, आईटी और सीबीआई का दुरुपयोग कर चंदे का धंधा कर रहे हैं। रिपोर्ट में सामने आया है कि वसूली एजेंट बन चुकी एजेंसियों की जांच में फंसी 30 कंपनियों ने भाजपा को जांच के दौरान 335 करोड़ का चंदा दिया। चंदे का धंधा इतनी बेशर्मी से चल रहा है कि एमपी की एक डिस्टिलरी के मालिकों ने बेल मिलते ही भाजपा को चंदा दिया, मित्र की कंपनी को बेईमानी से फायदा और बाकियों से अलग कायदा। मोदी राज में भाजपा को दिया अवैध चंदा, और इलेक्टोरल बॉन्ड ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की गारंटी है। यह राहुल गांधी का ट्वीट उस समय का है जब एक रिपोर्ट ये आई थी कि 30 कंपनियों को जो है भारतीय जनता पार्टी ने मतलब भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से जरिए चंदा दिया, और ये आरोप लगे थे कि ये वो कंपनियां हैं जिनके ऊपर कुछ ना कुछ ईडी या सीबीआई वगैरह की कुछ ना कुछ एजेंसियों की कुछ ना कुछ कार्रवाई हुई है। ये आया राहुल गांधी इस ट्वीट में ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की डिस्टिलरी है उसके मालिकों को जब बेल मिल गई तब जाकर के उन्होंने चंदा दे दिया। यानी कि एक तरीके से कहा जाए कि न्यायपालिका के अंदर भी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का काम चल रहा है और एजेंसियां किस तरीके से न्यायपालिका में जाकर के पैरवी करती हैं, इसकी तरफ भी राहुल गांधी ने खुले तौर पे ये इशारा किया कि एजेंसियों ने किस तरीके से काम किया होगा, तब जाकर के उस व्यक्ति को मतलब जमानत मिली होगी, उसके बाद फिर वो चंदा दिया गया होगा। तो ये कहीं ना कहीं जो एक कहा जाता है कि प्रथम दृष्टया दोषी, तो प्रथम दृष्टया दोष वाली स्थिति जो है वो भारतीय जनता पार्टी की इसमें दिखाई पड़ती है, जैसे कि विपक्ष के आरोप है। अब है कि नहीं है ये तो भारतीय जनता पार्टी जाने, विपक्ष जाने और अदालत जाने कि इसमें क्या मसला है क्या मसला नहीं है। हालांकि ये जांच का एक गंभीर विषय है कि किस तरीके से अदालतों को भी गुमराह करने का काम किया जा रहा है, किस तरीके से सच छुपाने का काम किया जा रहा है, और प्रधानमंत्री इसको लेकर के जो है एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर भी होते हैं। संभल के जब कल की धाम के आश्रम के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पहुंचते हैं। तो ये कुल मिलाकर के जिस तरीके की सारी चीज़ें हुई हैं, ये एक तरफ जो है अब फिर इस पर विपक्ष हमलावर है, और विपक्ष लगातार ये बात कर रहा है कि चूंकि इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पैसा भारतीय जनता पार्टी को ही सबसे ज़्यादा पहुंचा है। ये तो आंकड़े हैं सामने किस तरीके से एडीआर की कई रिपोर्ट्स आई हैं कि 80% या 85% पैसा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। तो ये जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो उसको लेकर के जिस समय ये लागू हुई थी योजना, उसी समय राहुल गांधी ने इसको कहा था कि ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। उस समय भी राहुल गांधी ने इसका, उस समय हालांकि जो थे ये कहा गया कि साहब राहुल गांधी तो वैसे ही बोलते हैं कुछ भी, उस समय तो राहुल गांधी की पप्पू की इमेज बनाई हुई थी, लेकिन राहुल गांधी ने ठीक उसी समय कहा था कि ये योजना जो है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना, ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री है और इसके जरिए चुनावी राजनीति में भ्रष्टाचार का प्रवेश होगा। और वो बातें जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में जब कहा, उसकी विवेचना की इस पूरी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये निकल करके आया कि इसके जरिए चुनावी राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ा है, और ये एक तरीके से
काले धन का स्रोत चुनावी राजनीति में हो गया है। तो इसको लेकर के जिस तरीके विपक्ष हमलावर है, भारतीय जनता पार्टी इसमें बचाव की मुद्रा में है। ना भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई स्वागत कर रही है, ना भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि भाई SBI को दिक्कत क्या है, वो क्यों नहीं देता लिस्ट। अगर भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का SBI के ऊपर कोई दबाव नहीं है, और अगर विपक्ष के आरोप गलत हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है और उन लोगों ने चंदा दिया है जिनके ऊपर कुछ ना कुछ केसेस आर्थिक अनियमितताओं की या और तरीके के केसेस थे, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी को भी ये कहने की देर क्यों हो रही है कि SBI तुरंत ये लिस्ट जारी क्यों नहीं करता। बिल्कुल, विपक्ष के एक भी सवाल का जवाब इस समय वो बिल्कुल नहीं दे रही है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल आपने सही कहा जी। तो यही जो है वो कुल मिलाकर के शक की गुंजाइश जो एक तरीके से है वो भारतीय जनता पार्टी शक के घेरे में इसको लेकर के आती है, और विपक्ष के आरोप कहीं ना कहीं सच होते हुए नजर आते हैं। अब विपक्ष के आरोप सच है या नहीं है ये तो भारतीय जनता पार्टी को बताना है कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है आपके ऊपर वो सच है कि नहीं है, और किस तरीके से जो है इसमें SBI की क्या भूमिका है। तो ये अब भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना है और SBI को अदालत में जाकर के बताना है कि उसके सामने दिक्कत क्या है, कि जबकि वो 2004 से पूरी तरीके से डिजिटल बैंक है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में पहली शर्त यही थी कि आपको KYC करना है, KYC के बाद ही आप करेंगे। आप बताइए अगर 50,000 रुपए से ऊपर, मतलब 50,000 एक भी अगर है, तो आप अगर बैंक में जमा करने जाते हैं तो आपका भले ही खाता हो, आप अपने ही खाते में जमा कर रहे हो, तब भी आपको अपना पैन कार्ड नंबर देना पड़ता है कि ये पैन कार्ड नंबर है। 15 करोड़ का किसी ने अगर कोई इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है तो जाहिर सी बात है कि बिना किसी KYC के किसी अनजान व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। और अगर बैंक ने ऐसा किया है, अब जो शक की सुइयां जो उठती हैं कि अगर बैंक ने ऐसा किया है कि उस नॉर्म्स का पालन नहीं किया बैंक ने कि ये किसने खरीदे हैं 15 करोड़ के, तो फिर ये भी शक जा सकता है कि क्या इसमें हवाला का पैसा आया, क्या इसमें आर्थिक अपराध हुए, क्या इसमें काला धन था, क्या इसमें विदेशी ताकतों ने किया। बहुत सी फिर इसके जांच के आयाम खुलते हैं और इसकी जांच के दायरे में फिर SBI आता है। तो कुल मिलाकर के अगर ये कहा जाए, जैसा कि विपक्ष भी कह रहा है, कि SBI भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से ये समय चाहता है ताकि किसी तरीके से चुनाव का समय निकल जाए और चुनाव में इलेक्टोरल बॉन्ड कोई मुद्दा नहीं बनने पाए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने धन की उगाही की है, जो कि आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं कि ये वसूली एजेंसियां बन गई हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, ED और CBI। मानसी जी, अमरिंदर जी, अगर जो है SBI जो है अगर चुनाव आयोग को ये पूरा जो सर्वे, ये पूरी रिपोर्ट है, अगर ये पूरी उनको मुहैया कराता है तो क्या हो सकता है? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। अगर मान लीजिए SBI पूरी रिपोर्ट मुहैया करा देता है तो ये चीजें सामने आ जाएंगी कि किसने ये बॉन्ड खरीदे, उन लोगों के क्या आर्थिक हित थे जो सरकार में फंसे हुए थे, या सरकार से उनके क्या आर्थिक हित निकल सकते थे, या कहाँ उनकी नस दबी हुई थी सरकार के नीचे। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के बाद या इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने से पहले उनको किस तरीके के फायदे पहुंचाए गए। हो सकता है बहुत से लोग इनमें ऐसे रहे हों जिनके तमाम ठेके पट्टे होते हों, लाइसेंस होते हों, वो उन्होंने सरकार से लिए हों। ये भी हो सकता है कि और भारतीय जनता पार्टी को उसके बदले में चंदा दिया हो, ये चीजें सामने आ सकती थी। दूसरा ये भी आ सकता था कि जो आरोप लगते रहे हैं कि प्रधानमंत्री के एक मित्र जो हैं उन्होंने बहुत सी कंपनियां खरीदी हैं और तमाम वो कंपनियां हैं जिनके ऊपर ED और CBI की कभी कभी रेड पड़ चुकी थी। तो क्या इस तरीके की भी कोई घटनाएं हुई कि जिन कंपनियों के ऊपर रेड पड़ी ED और CBI की, उन्होंने जो है ये बॉन्ड्स खरीदे? ये भी चीजें फिर सामने आ सकती थी। तो ये कुल मिलाकर के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा परेशानी का सबब बन सकता है अगर ये लिस्ट सामने आ जाती है कि किसने क्या क्या खरीदा है। दूसरा, प्रधानमंत्री जो दावा करते थे कि भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो यहां जो राहुल गांधी आरोप लगाते रहते हैं या विपक्ष आरोप लगाता रहता है या इंडिया गठबंधन के लोग आरोप लगाते रहते हैं कि प्रधानमंत्री खा भी रहे हैं और मित्रों को खिलवा भी रहे हैं। वो जिस तरीके से मोडानी को लेकर के बात करते हैं, प्रधानमंत्री का परिवार, अब प्रधानमंत्री का परिवार तो में शुरू हुआ, राहुल गांधी ने तो पहले कह दिया मोडानी परिवार। यानी प्रधानमंत्री ने जो कहा मेरा परिवार, वो तो आपने लालू प्रसाद यादव के 3 मार्च के बयान के बाद आपने इसको शुरू किया कि आपका परिवार क्या है। राहुल गांधी आपको कह रहे हैं पहले आप मोडानी का परिवार है और मोडानी का परिवार किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये चीज़ें जिस तरीके से सब सामने आई हैं और इसको लेकर के विपक्ष जिस तरीके के सवाल उठा रहा है, खासतौर से राहुल गांधी इसको लेकर के जिस तरीके से हमलावर हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे इसको लेकर के हमलावर हैं, विपक्ष सीताराम येचुरी इसको लेकर के काफ़ी हमलावर हैं, और जबकि वृंदा करात जो है वो तो खुद इसमें एक पिटिशनर भी हैं, साथ में इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पहुँचा इसको लेकर के, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के।
तो इस तरीके से जो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से प्रधानमंत्री जो है वो बुरी तरीके से, एक तरह से कहा जाए, फंसते हुए नजर आते हैं कि अगर ये चीज़ें सामने आ जाती हैं, किस किसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, किसने कितना चंदा दिया और उसको क्या हित मिले। बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं कि जैसे आरोप लगते रहते हैं कि प्रधानमंत्री के मित्रों के जो है वो कर्जे माफ़ कर दिए गए 10 लाख करोड़ से ज़्यादा के, 12 लाख करोड़ से ज़्यादा के। तो क्या उनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं कि जिन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और वो उनके कर्जे माफ़ हुए? दूसरा सवाल ये भी, क्या इसमें ऐसे लोग भी हैं जो भारत से यहाँ के बैंकों का पैसा लेकर के विदेश चले गए और उन्होंने भी क्या ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे थे? यानी क्या इसमें मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या भी हैं कि जिन्होंने ये बॉन्ड्स खरीदे थे? इस तरीके के सवाल भी सामने आ सकते हैं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव से पहले बहुत ज़्यादा परेशानियां हो सकती हैं। ये मसला जो है वो सब सामने आ रहा है। इसलिए जो है विपक्ष का जो आरोप है, खासतौर से कांग्रेस का जो आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में एसबीआई जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और उसने वहां जाकर के ये अनुनय विनय किया है, ये प्रार्थना की है सुप्रीम कोर्ट से कि उसको समय जो है वो दे दिया जाए 30 जून तक का, कि वो 30 जून तक। और अमलेंदु जी, इसमें ये भी है कि अगर वो चुनाव से पहले एसबीआई जो है रिपोर्ट दे देती है, तो जैसे कि इसमें आपने बताया जिन जिन लोगों के नाम हैं वो आ जाएंगे सामने, तो जनता के सामने भी पता चल जाएगा। जो मोदी सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि गरीबों की सरकार है, हम गरीबों के लिए करते हैं, तो उनका जो चेहरा है वो फिर जनता के सामने आ सकता है। इस तरीके से उनकी सरकार भी जो है हिल सकती है। निश्चित तौर पर देखिए, असल में ये मसला बहुत गंभीर मसला है और इसको लेकर के लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि ये भारत के सबसे बड़े आर्थिक अपराधों में से एक आर्थिक अपराध है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। और जो विपक्ष आरोप लगाता है आर्थिक अपराधों को लेकर के, उसमें वो पीएम केयर फंड की भी बात करता है कि वो भी आर्थिक अपराध है। तो अब पीएम केयर फंड को लेकर भी सवाल है कि भाई आप आरटीआई के तहत उसकी जवाब क्यों नहीं दे सकते कि उसमें किसने कितना पैसा दिया, उसको लेकर भी सवाल हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स, पीएम केयर फंड और नोटबंदी, ये 3 बड़े आर्थिक घोटाले जो है वो बताए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि मोदी सरकार में ये 3 बड़े घोटाले हुए हैं। और चौथा एक जो है राफेल का हुआ था, राफेल जो खरीद फरोख्त हुआ था हवाई जहाज का, उसको लेकर के। तो ये विपक्ष की तरफ से आरोप लगते रहे। अब ये है कि इस मामले में चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहल कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे दिया, अब अगर ये जांच में सामने आ जाता है कि मतलब ये अगर देता है, एसबीआई लिस्ट जारी करता है कि उसमें किस किस के नाम हैं, तो ये फिर सीधे सीधे प्रधानमंत्री जो बार बार भाषण देते हैं, खाऊंगा ना खाने दूंगा और मोदी की गारंटी है सारे भ्रष्टाचारियों को जो जेल भेजूंगा, तो ये सारी बात करते हैं। तो ये असल में प्रधानमंत्री की जो है छवि वो सामने जनता के आ जाएगी कि प्रधानमंत्री बातें क्या करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कृत्य कुल मिलाकर के किस तरीके से ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की परेशानी है और चुनाव से पहले एक बड़ा धब्बा जो है वो प्रधानमंत्री को लग सकता है। देखिए, पनामा पेपर्स बीच में आए थे और उनको लेकर के बातें हुई थी और ये काफ़ी नाम उछले थे, उसमें कई राजनेताओं के भी नाम थे, कई फिल्मी हस्तियों के नाम थे उसमें, कि पनामा पेपर्स में किस तरीके से काला धन जो था वो बाहर पहुंचा और ये इस तरीके से आए हैं। ये पनामा पेपर्स सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कई देशों के अंदर था। उसमें हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहाँ भी पनामा पेपर्स में वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उस समय के नवाज शरीफ, उनका नाम आया था, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे मित्र हैं। तो वहाँ नवाज शरीफ की सरकार चली गई थी पनामा पेपर्स के घोटाले को लेकर के ही, और नवाज शरीफ को वहाँ जेल भी जाना पड़ा। नवाज शरीफ को फिर बाद में वो चले गए विदेश, लौट करके आए। अब उनके भाई शहबाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शहबाज शरीफ को जो है बहुत बधाई दी है, मतलब वहाँ के प्रधानमंत्री बनने पर। तो ये तारतम्य फिर जुड़ने लगते हैं कि आप पनामा पेपर्स में जिस तरीके से नाम आ रहे हैं और भारत के भी कुछ राजनीतिज्ञों के उसमें नाम है जो कि सत्तारूढ़ दल से बताए जाते हैं, जो कि रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक, वो हैं कि नहीं है वो तो चूंकि सब रिपोर्ट्स का मसला है और की जांच कोई होगी उस पर। तो ये सारी चीज़ें आएंगी, यानी कि जिस रिपोर्ट के आधार पे पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ की कुर्सी चली जाती है, उनको सजा हो जाती है, उस घोटाले को लेकर के भारत में कोई चर्चा नहीं होती है। ये बड़े सवाल इस तरीके के फिर उठना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए जो विपक्ष का आरोप है वो विपक्ष का आरोप यही है कि भारतीय जनता पार्टी एसबीआई के ऊपर दबाव डाल के इस मामले में ये लिस्ट को देरी करना चाहती है, ताकि उस लिस्ट के में ये नाम ना आने पाए कि किन किन लोगों ने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और किस पार्टी को चंदा दिया, जो कि सुप्रिया श्रीनाथ कह रही थी अपनी इस बाइट में जो हम लोगों ने सुनवाई थी कि भाई कि देश के मतदाताओं को ये जानने का हक नहीं है कि किस उन्होंने जिसको वोट दिया उसको पैसा कहाँ से आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि पैसा कहाँ से आ रहा है ये जानने का हक जो है वो देश का हक है, आम मतदाता का भी हक है। आप देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही ये नियम लागू हुआ कि चुनाव आयोग का भी आदेश था कि
आप जब अपना भरते हैं नॉमिनेशन चुनाव लड़ने के लिए, तो आपको ये घोषित करना पड़ता है कि आपके ऊपर कौन कौन से मुकदमे चल रहे हैं, किन में आप बरी हो चुके हैं, कौन से मुकदमे आपके ऊपर अभी चल रहे हैं, ये आपको उसमें डिक्लेयर करना पड़ता है अपने हलफनामे में। तो ये सब चीज़ें सामने आ जाती, तो फिर उस हलफनामे में फिर ये भी लिखना पड़ता कि किस किसने मतलब जब आपको ये हलफनामा मालूम पड़ता है, सुप्रीम चुनाव आयोग कहता है, अभी फिर उसने जारी किया है कि आपको 3 अखबारों में जो है वो देना होगा विज्ञापन कि आपके ऊपर कौन कौन से मुकदमे चल रहे हैं, ये सब। तो अगर मतदाता को ये जानने का हक है कि उसके जो वोट मांगने के लिए उसके दरवाजे पे आ रहा है उस पर क्या क्या मुकदमे चल रहे हैं, तो मतदाता को यह भी जानने का हक है कि वो जिस पार्टी को वोट देने जा रहा है उस पार्टी को पैसा मिल कहां से रहा है, ये भी जानने का है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी को लेकर के टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो अनुच्छेद 19(1)(a) जो है उसका उल्लंघन करते हैं, यानी कि जो जानने का अधिकार है, एक तरीके से जो सूचना का अधिकार है उसका जो है उल्लंघन करते हैं, संविधान का उल्लंघन है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। बहुत सख्त टिप्पणी ये सुप्रीम कोर्ट की इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के थी कि ये एक तरीके से संविधान का उल्लंघन है, गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ये मतलब है सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का जिसकी की अवहेलना एक तरीके से एसबीआई ने की है। प्रशांत भूषण एडीआर की जिस याचिका को लेकर के पहुंचे हैं, कंटेम्प्ट की याचिका को लेकर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अवमानना की याचिका लेकर के एसबीआई के खिलाफ पहुंचे हैं, उसमें भी उनका तर्क यही है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 6 मार्च तक आपको ये सूची चुनाव आयोग को दे देनी है, आपने वो सूची चुनाव आयोग को नहीं दी। आप 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं कि आप हमको समय दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आपको उस पर समय नहीं दिया, अपने आदेश को इस पर कोई स्थगनादेश नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और एसबीआई को कोई फौरी राहत नहीं दी। इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश यथावत है, 6 मार्च की शाम तक आपको ये सूचना चुनाव आयोग को देनी थी। तो आपने अगर उसका पालन नहीं किया है तो 7 मार्च की सुबह होते ही, यानी 6 मार्च की रात को 12 बजते ही आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना के दोषी हो जाते हैं। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे प्रशांत भूषण, और प्रशांत भूषण ने कहा कि चूंकि संभावना यह है कि 11 मार्च को ही इसकी लिस्टिंग होगी, एसबीआई ने जो अपनी याचिका मतलब हलफनामा दायर किया है कि उसको 30 जून तक का समय दिया जाए, तो वो 30 जून तक का समय उसको देने पर हो, उससे पहले जो है उसके साथ साथ इस याचिका को भी सुना जाए कि उसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है और सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है उसका जो है उसने हनन किया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश देने का अधिकार है उसका सीधी, यानी ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सिर्फ ऐसा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं जो आमतौर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होते हैं, ये गंभीर तरीके का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट समझा जा सकता है कि जिसमें ये कह रहा है याचिकाकर्ता, यानी कि एडीआर ये कह रही है कि इसमें जो पक्ष था एक तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट में आया एसबीआई, उस एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकार का क्षेत्र का जो है वो उल्लंघन किया है। बिल्कुल। तो ये गंभीर मसला है और इसमें एसबीआई के अधिकारियों को सजाएं हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर सख्त हो जाता है तो ये जाकर के होता है, और ये होता है। और सुप्रीम कोर्ट अगर 11 मार्च को भी ये आदेश देता है कि नहीं आपको तुरंत अभी जाकर के आपको देना है, या फिर आप हमारे हवाले कीजिए, या सुप्रीम कोर्ट अपना कोई रिसीवर नियुक्त कर देता है जो उसकी देख रेख में ये सब चीज़ें होंगी, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं, ऐसा समझा जा सकता है। क्योंकि विपक्ष का आरोप यह है, खासतौर से कांग्रेस का आरोप यह है कि एसबीआई के इस मूव के पीछे भारतीय जनता पार्टी का दबाव काम कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में एसबीआई सुप्रीम कोर्ट तक यह कहने के लिए पहुंचा है कि इस मामले में उसको 30 जून तक का समय दे दिया जाए। मानसी जी, बिल्कुल, ये तो अब पता चलेगा कि 11 जून को जब सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, और ये पूछेगा भी कि आखिर जी, तो तभी पता चल पाएगा कि आखिर 11 मार्च को कि क्यों आखिर वो इस पर जो है उन्होंने समय पर क्यों नहीं दिया। 6 मार्च की तारीख निकल गई और आपने एंड टाइम पर क्यों मना किया कि हम ये जो जानकारी है मुहैया नहीं करा पाएंगे। और इसी के साथ में जो है ये भी पता चलेगा कि 30 जून को उन्होंने समय क्यों मांगा है उनको, जबकि आज के समय पर जो है डिजिटल का जमाना है, तो उनको इतना समय क्यों लग रहा है, इस पर भी सुनवाई करेगा। जी निश्चित तौर पे। और देखिए, और यहाँ से प्रधानमंत्री की इन नीतियों की ही पोल नहीं खुलेगी कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम कर रही है और किस तरीके से चंदा उसको मिल रहा है, किस तरीके से काला धन की आगमन जो है वो चुनावी राजनीति में जो है वो सफ़ेद धन बना करके किया जा रहा है। सिर्फ यही पोल नहीं खुलेगी, प्रधानमंत्री के उस डिजिटल इंडिया के नारे की भी पोल खुलेगी कि ये डिजिटल इंडिया कितना डिजिटल है जिसकी प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। हालांकि 2004 से ही एसबीआई जो है पूरा डिजिटल हो चुका है, तो प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया का इसमें कोई रोल नहीं
नहीं है, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, तो प्रधानमंत्री के समय में आकर के वो एसबीआई कितना जो है वो डिले हो गया है इस डिजिटल इंडिया में, ये मसले उठेंगे कि प्रधानमंत्री का डिजिटल इंडिया किस तरीके से एक अच्छी खासी संस्था जो 2004 में डिजिटल हो चुकी थी, पूरी तरीके से पूरे देश भर में डिजिटल हो चुकी थी, वो जाकर के प्रधानमंत्री के शासनकाल में 10 वर्षों में किस तरीके से डिले इंडिया हो जाती है। यानी एसबीआई जो है वो डिजिटल इंडिया के दौर में किस तरीके से डिले इंडिया हो जाता है, ये चीजें भी सामने आ जाएंगी। तो प्रधानमंत्री के सिर्फ एक ही नारे की धज्जियां नहीं उड़ेंगी, प्रधानमंत्री के तमाम नारों की धज्जियां उड़ती नजर आएंगी। विपक्ष के हाथ में चुनाव से पहले एक बड़ा हथियार हाथ में होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से चुनावी राजनीति में काले धन का इस्तेमाल किया है, और जैसा कि राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि किस तरीके से इसमें भारतीय जनता पार्टी की वसूली एजेंसियां बनकर के ईडी और सीबीआई काम करती रही हैं, ये चीजें भी सामने आ सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये भी चीज़ें सामने आ सकती हैं कि जो लोग जिन राजनेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों दूसरे दलों से लाकर के शामिल कराया है और जिनके ऊपर आर्थिक अपराधों के गंभीर आरोप थे, भारतीय जनता पार्टी खुद ही आरोप लगाती रही थी कि ये लोग आर्थिक अपराधी हैं, इन्होंने घोटाले किए, भ्रष्टाचार किए हैं, कि क्या उन लोगों ने भी इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स की खरीदारी में कोई भूमिका निभाई है, क्या उन्होंने भी खरीदे हैं। मतलब बहुत सी चीजें सामने आ सकती हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी का बुरी तरीके से बेनकाब हो सकती है, ऐसा समझा जाता है जैसे कि विपक्ष के आरोप हैं, और भारतीय जनता पार्टी उन आरोपों को कहीं अभी तक नकारती हुई नजर नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ये नहीं कह रही है कि उसको जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले थे वो सब जो थे वो अच्छे लोगों ने दिए थे, भारतीय जनता पार्टी ने कहीं नहीं कहा है। या तो भारतीय अगर देखिए, अब यहाँ सवाल एक भी और उठता है कि ठीक है एसबीआई नहीं दे रहा है सूचना कि उसको कहां से मिले थे, क्या जिन राजनीतिक दलों ने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स को उनको पैसा मिला है, क्या वो ये नहीं बता सकते हैं कि उनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स कहां से मिले थे? बिल्कुल बता सकते हैं, यही बता दें कि कितना कितना मिला था आपको पैसा, ठीक है, उसके पीछे। तो दूसरा जो है वो ये जिस तरीके की सब चीजें हो रही हैं वो सारी चीजें हो रही हैं। अभी मैं देख रहा था एक रिपोर्ट और थी, उस पर एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर एक रिपोर्ट थी और उसमें एक अधिकारी रहे हैं और जिन्होंने इस पर ये कहा था कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर जो नंबर होता है वो जो है उसको ध्यान रखा जाए कि वो किसको अलॉट किया जा रहा है। तो उनका कहना ये है कि एसबीआई जो गया है सुप्रीम कोर्ट, इसके पीछे उसकी एसबीआई की मंशा सुप्रीम कोर्ट की आंख में और देश की आंख में धूल झोंकने की है, वरना कोई कारण नहीं है। जिस तरीके से तैयारियां की गई थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसने खरीदे हैं ये एसबीआई को मालूम नहीं हो और इतना समय लगने की कोई जरूरत नहीं है, एक क्लिक में ये सारी जानकारी निकल सकती है। ये बड़ा मसला है और इसीलिए जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, खासतौर से राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन और कांग्रेस आरोप लगा रहे हैं कि इन इलेक्टोरल बॉन्ड के पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा घोटाला, कोई बड़ा भ्रष्टाचार है, या भारतीय जनता पार्टी आर्थिक अपराधियों के संरक्षण में खड़ी दिखाई पड़ती है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। तो ये चीजें सब सामने आ सकती हैं, इसलिए जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सामने दिक्कतें हैं और एसबीआई इसीलिए पहुंचा है। ये विपक्ष के आरोप हैं, मतलब हम जो समीक्षा कर रहे हैं वो विपक्ष के आरोप हैं और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, अदालत में क्या मुकदमा है और जो याचिका करता है उनका क्या कहना है, इसकी हम एक विवेचना कर रहे हैं। मानसी जी बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि ये वही सरकार है जो हाल ही विपक्ष अगर कोई भी बयान देता है, कुछ भी बोलते हैं, अभी भी हाल ही में ले लीजिए लालू प्रसाद यादव ने जब बोला था परिवार को लेकर, तो तुरंत ही मोदी का परिवार करके ट्विटर पर और हैशटैग करके पूरा ट्रेंड कर रहा था। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड पर कब से 15 फरवरी से ये बात चल रही है, लेकिन अभी तक विपक्ष के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, ना ही तो कोई सफाई दी जा रही है। और अगर एसबीआई नहीं दे रहा है तो वो खुद भी जानकारी दे सकते हैं कि किन राजनीतिक दलों से ये बॉन्ड लिए गए थे, दिए गए थे, जो भी है वो कोई जानकारी नहीं दे रहे। तो साफ साफ ये दिखा रहा है कि दाल में कुछ जरूर काला है। ये निश्चित तौर पर दाल में जरूर काला है। और यहाँ ये बात भी है कि जिन लोगों ने बॉन्ड खरीदे होंगे, मान लीजिए कि किसी ने 15 करोड़ का खरीदा है, किसी ने 1 करोड़ का खरीदा है, किसी ने 50 लाख का खरीदा है, तो जिन लोगों ने बॉन्ड खरीदे उनको तो मालूम है ना कि उन्होंने बॉन्ड खरीदे थे। बिल्कुल। तो वही सामने आकर के कहते हैं कि हमने बॉन्ड खरीदे थे और किसके लिए खरीदे थे, तो एसबीआई की मेहनत भी बच जाएगी। तो यानी कि अगर वो लोग भी सामने नहीं आ रहे हैं जिन्होंने बॉन्ड्स खरीदे थे और बड़ी संख्या के बॉन्ड जिन्होंने खरीदे थे, अगर वो लोग भी सामने नहीं आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी जिसको सबसे ज्यादा चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से जरिए मिला है वो भी अगर सामने नहीं आ रही है, एसबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहा है कि साहब हमको 30 जून तक का समय दीजिए ताकि पूरा चुनाव निपट जाए। भाई मई में तो नई सरकार बन जाएगी, 15 मार्च के आसपास 14 या 15 मार्च को चुनाव की घोषणा हो जाएगी और 26 मई से पहले सरकार बन जानी। बिल्कुल। तो अगर ये आप 30 जून तक का समय मांग रहे हैं तो इसका मतलब आप चुनाव में इसको किसी तरीके से बचाना चाहते हैं। तो इसके पीछे जो है ये
असल में अगर ये चला जाता SBI कि भाई हमें 5 दिन का समय दे दीजिए, 6 दिन का समय दे दीजिए, तब भी ये समझा जा सकता था कि अभी इसमें कुछ समय है और समय लगेगा डाटा निकालने में। आप फिर दोबारा चले जाते। आप एक साथ जो चले गए कि 30 जून तक का हमको समय दे दीजिए, मतलब अभी आप चले जाते कि हमको 15 दिन का समय दे दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें विचार करता ठीक है 15 दिन का समय लग सकता है, एक समझा जा सकता था। और फिर आप चले जाते 15 दिन के बाद अभी हम नहीं कर पाए, हमको 15 दिन का फिर समय दे दीजिए। भाई जैसे आप आज 30 जून तक का समय मांगने के लिए पहुंचे, ऐसे 15 दिन का समय मांगने के लिए आप 5 बार सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते थे, लेकिन उन्होंने सीधे 30 जून ही जी एक बार में ही आप जो 30 जून तक का समय मांगने के लिए पहुंच गए। तो इस पे भी जो ये शक हुआ कि ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में SBI इस तरीके की जो है वो समय की वृद्धि की मांग को लेकर के हलफनामा उसने सुप्रीम कोर्ट में दिया है कि उसको 30 जून तक का समय चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं जिस तरीके से ये हुई हैं, तो ये एक तरफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं दाल में कोई जरूर जबरदस्त तरीके से काला है, और जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी परेशान है, SBI भी परेशान है, और निश्चित तौर पे वो लोग भी परेशान होंगे जिन्होंने ये बॉन्ड्स खरीदे हैं। खासतौर से राहुल गांधी जिस डिस्टिलरी के मालिक का जिक्र कर रहे हैं कि उसने जमानत होने के बाद जो था वो भारतीय जनता पार्टी को चंदा देकर के वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, तो ऐसे लोग भी निश्चित तौर पे अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ घबरा रहे होंगे कि ये सारे नाम आ जाएंगे और कल को सरकार बदल जाती है, दूसरी सरकार आ जाती है, तो वो सरकार उनके ऊपर क्या कार्रवाई करेगी, इसको लेकर के भी निश्चित तौर पे वो लोग अंदर अंदर कहीं ना कहीं घबरा रहे होंगे। तो इसमें बहुत से आयाम हैं सारी चीज़ों के जिसको लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं। और इसको अगर देखा जाए, अगर 11 मार्च को सुनवाई होती है, लिस्ट होता है ये मामला, जैसे कि संभावना है कि 11 मार्च को ही ये मामला लिस्ट हो जाएगा, और SBI के साथ साथ ये अवमानना की याचिका भी जो सुप्रीम कोर्ट इसको सुनेगा, और संभावना ये है कि जिस तरीके से याचिका में दलील दी गई है सुप्रीम कोर्ट उसको स्वीकार करेगा और SBI के अधिकारियों को कड़ी सजा दे सकता है इस मामले को लेकर के, और ये भी आदेश दे सकता है कि हम अपना कोई जो है चाहे रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट का या कोई मौजूदा जज उसकी निगरानी में या सीधे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अब जो है ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, इस तरीके के आदेश भी हो सकते हैं। और अगर 11 मार्च को जाकर के ये इस तरीके का कोई आदेश आता है मानसी जी, तो मुझे लगता है कि उस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, क्योंकि 11 मार्च के बाद लगभग 14 या 15 मार्च को चुनाव की घोषणा होनी है, और चुनाव की घोषणा से ठीक पहले फिर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मसला हो जाएगा। तो जिस के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है SBI की, इसमें भारतीय जनता पार्टी को कुछ राहत मिलेगी, तो ये राहत मिलने के बजाय ये भारतीय जनता पार्टी के गले में जबरदस्त फंदा भी बन सकता है। ये दांव उल्टा भी भारतीय जनता पार्टी के लिए पड़ सकता है सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार उसका बचाव कर रही थी, वहां भी भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से कहा जाए सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उसको मुंह की खानी पड़ी इस मसले को लेकर के। और ये इसको शुरुआत से ही ये सवाल उठ रहे थे, जिस समय ये कानून तैयार हो रहा था लेकर के आया गया था, उस समय जब SBI के जरिए बेचने की बात हुई तो वित्त मंत्रालय की आपत्ति थी। ये बताया जाता है कि इसमें SBI को नहीं बल्कि RBI को शामिल कीजिए, क्योंकि ये इतना बड़ा मसला है कि इसमें SBI इसको ठीक से डील नहीं कर सकता है और RBI के पास इसकी सूचना होनी चाहिए, और RBI ने भी इसको लेकर के आपत्ति जताई थी, ये ऐसा कहा जाता है। तो अब ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं और ये सब मामले जब सामने आ रहे हैं तो फिर ये मामला उठ रहा है कि निश्चित तौर पर अब ये कहीं ना कहीं कोई दाल में बड़ा काला है और भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानियां बढ़ रही हैं। बिल्कुल अमरिंदु जो आज आपने बहुत बहुत जानकारियां दी हमको कि इलेक्टोरल बॉन्ड आखिर क्या है और SBI जो है इस पर जानकारी क्यों नहीं अपनी मुहैया करा पा रहा है। और बिल्कुल अब ये 11 मार्च का जो समय है वो तभी पता चल पाएगा कि जब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा तो SBI अब क्या दलील लेकर आता है अपनी, या उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेता है, अब ये 11 मार्च को पता चल पाएगा। और इससे जो बीजेपी की सरकार है, जो बीजेपी के नेता हैं, उन सबके जो कह सकते हैं कि तोते उड़े हुए इस समय वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जो विपक्ष के हर सवाल का जवाब देता था लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन अब हम सभी को इंतजार है 11 मार्च का, जब सुप्रीम कोर्ट जो है SBI से ये सवाल करेगा कि उनको 30 जून का समय क्यों चाहिए। तो दर्शकों आज हमारे इस खरी खरी के कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।